आखिर अचानक दिल्ली में कैसे पलट गया बागियों का पूरा खेल, और कैसे राहुल और नायडू की एक सलाह से उद्धव ठाकरे ने बचा ली भारतीय जनता पार्टी की ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन टाइगर की टूट-फूट से अपने सांसद और अपने पार्टी को। आखिर बिरला जो इंतजार कर रहे थे कि बागी सांसद आएंगे ममता गुट के बागियों की तरह, एक बार फिर से बिरला इंतजार करते हुए क्यों रह गए? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में रहे, क्योंकि ये वो खबर है जिसने ममता के बाद अब उद्धव गुट के लिए उम्मीदों की नई किरण और इंडिया गठबंधन के लिए खुशी की खबर लाई। दोस्तों, हमने आपको जैसा कि पिछले शो में देखा है कि किस तौर पर 350 करोड़ का खेल, हालांकि दोस्तों मीडिया में कहीं पर सांसद को 15 करोड़ तो कहीं पर सांसद को 50 करोड़ देने की बातें चलती रही, लेकिन 350 करोड़ का यह खेल जिस तरीके से धराशायी हुआ, उसने भारतीय जनता पार्टी की नींदें हराम कर दी। सबसे पहले आपको दरबारी मीडिया ही की कुछ खबरें दिखा देते हैं, ताकि आपको लगे कि अगर दरबारी मीडिया ये खबरें लिख रहा है तो फिर इसका मतलब यह है कि इसमें पूरी सच्चाई है, क्योंकि दरबारी मीडिया सत्ता पक्ष के खिलाफ या ऐसी कोई खबरें तो चलाता नहीं है जिनको सूट ना करें। दोस्तों, अब आपको टाइमलाइन के हिसाब से कुछ खबरें दिखाते हैं जिससे शाह खेमे की साजिश को धराशायी होने का इशारा मिलता है। ये खबरें दरबारी मीडिया में हैं, एक एक करके आप देखिए। एक अहम खबर कि दिल्ली में होने वाली कथित बागी सांसदों की संभावित बैठक टल गई, ऐसा कहा जा रहा। खबरें थीं कि सांसद श्रीकांत शिंदे के आवास पर बैठक होने जा रही थी, मगर बैठक नहीं हुई। अब अगली खबर देखिए, जिसमें साफ है कि हुआ क्या है और कैसे नायडू और राहुल की सलाह काम आई उद्धव को। देखिए, पीटीआई का एक ट्वीट है दोस्तों। पीटीआई एक प्रमुख एजेंसी है देश की, जिसकी खबर है कि सूत्रों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी ने पार्टी एमपीस को व्हिप जारी किया और उनसे जरूरी मुद्दे पर चर्चा के लिए दिल्ली में होने वाली मीटिंग में आने को कहा। यानी कि इन बागियों की मुलाकात तो एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे के घर पर होनी थी, मगर उद्धव ठाकरे ने व्हिप जारी कर दिया। अब दोस्तों, दरअसल व्हिप जारी किया जाता है तो पार्टी के सांसदों को, विधायकों को पार्टी का निर्देश मानना होता ही है, जो निर्देश दिया गया हो। ऐसे में बीजेपी खेमे के बड़े नेता के घर बागियों की मीटिंग टली। दूसरा, व्हिप ने ये रोड़ा डाल दिया। और तीसरा, बागियों की तादाद में 6-7 नहीं, बल्कि दोस्तों बागियों की तादाद में घटौती हुई। चौथा, कुछ बागियों की वापसी की खबरें हैं। और पांचवा ये कि बिरला यहां वेट करते रह गए और बागी गए नहीं लोकसभा स्पीकर से मिलने। मतलब जैसा ममता के बागियों के मिलने में, उस मामले में ओम बिरला के हाथ बंध गए कानूनी खेल में कि साहब अभी हम नहीं दे सकते आपको मान्यता, वैसे यहां पर बिरला इंतजार करते रह गए। उधर एक और खबर, शाह के लिए झटका कि बागी गुट में उतने सांसद डील को नहीं माने जितने की जरूरत थी। मतलब दावा 7 का था, 7 छोड़िए, 6 बागी सांसद भी तैयार नहीं हुए। तो अब महज 3-4 या महज 5 तक ही हैं क्या? खबर देखिए, लिखा कि बागी गुट में होने के आरोपी राजा भाऊ वाजे का कहना है कि वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं, और संजय दीना पाटिल ने भी साफ किया है वो उद्धव गुट के साथ हैं। वहीं पार्टी के राज्यसभा सांसद राउत का दावा है कि बागी हुए सांसदों के बाद 2/3 बहुमत नहीं है। शिंदे गुट के नेताओं ने दावा किया था कि 7 सांसद संपर्क में हैं। यानी कि दोस्तों, एक के बाद एक जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, जो खबरें आप देख रहे हैं, दरअसल उसमें शाह खेमे को झटका लग रहा है। अब आप ऐसे में गिनिए कि अनिल देसाई, वाजे, पाटिल पहले ही नकार दिया और कह दिया कि उद्धव के साथ हैं और रहेंगे। अब दोस्तों, इन तमाम स्थितियों के बीच में जो स्थिति इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और उसके चाणक्य, बहुत सारे लोग राजनीति के चाणक्य कहते हैं उनको, मैं राजनीति के चाणक्य नहीं मानता। कंस्ट्रक्टिव कीजिए, कंस्ट्रक्टिव राजनीति हो और उसमें आपकी चाणक्यगिरी से देश को, जनता को, आपकी पार्टी को फायदा हो, तो मैं चाणक्य मानता हूं। डिस्ट्रैक्शन के साथ में, पार्टियों को तोड़ फोड़ करने के साथ में, देश के अंदर विभाजनकारी नीति में दिमाग लगा करके सब कुछ चौपट कराइए, उसे चाणक्यगिरी कौन कहेगा? खैर, उधर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने लिखा कि नांदेड़ हवाई अड्डे पर एक चार्टर्ड विमान उतरा, ऑपरेशन के नाम पर 2 सांसदों को उठाकर निकल जाता है। इनकी रिक्शा में घूमने की औकात नहीं थी, निजी विमान से घूमने जितनी कीमत ठाकरे के नाम की वजह से पड़ी।
हर एक चीज का हिसाब किया जाएगा। जाहिर तौर पर आप सोचिए दोस्तों, आप कई बार आप देखते होंगे आय से अधिक संपत्ति का मामला क्यों आता है। हालांकि सरकार का उसके पीछे या पार्टियों का उसके पीछे कुछ और मंशा होती है, उनसे फायदा लेना होता है या उनसे सपोर्ट लेना होता है, लेकिन मुद्दा बनता है ना आय से अधिक संपत्ति। अब मान लीजिए आम लोग, किसी शख्स की सैलरी 35,000 रुपए है और अचानक वो बंदा, उसका कोई आय का और स्रोत ना हो, फॉर्च्यूनर मेंटेन करने लग जाए, अचानक उसके हाथ में 2 लाख की घड़ी आ जाए, तो फिर इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ तो हुआ है। उसने गलत किया, चोरी की, डकैती की, लूट की या कुछ गबन किया है। इसी को आय से अधिक संपत्ति कहते हैं, जो कि केस चल रहा था मायावती के ऊपर, कई सारे नेताओं के ऊपर लगा रखा सरकार ने। उधर इसी बीच में लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने राउत के इस दावे पर सिर्फ 15 करोड़ रुपए कहा कि अरे ये तो सिर्फ 15 करोड़ में बिक गए, इतने सस्ते में क्यों जा रहे हैं। भरोसा कीजिए, हमारे वालों को 4 करोड़ रुपए एडवांस मिले और अगले 36 महीनों के कार्यकाल के लिए हर महीने करोड़ों, हनी प्लस मनी। अब दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में जो व्हिप जारी किया उद्धव ठाकरे ने पार्टी के नेताओं के साथ में बैठक की, जिस तरीके से जो बागी सांसदों की तादाद बताई जा रही थी 7-6, उसमें से तादाद पूरी नहीं हुई। लोकसभा स्पीकर के साथ में मिलना तो छोड़िए, श्रीकांत शिंदे के घर पर इन बागियों की मीटिंग तक नहीं हो सकी। और ये सब कुछ धड़ल्ले से किया जा रहा है दोस्तों। मीडिया क्या लिखता है, मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का। इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या हो सकती है। मैं शब्द नहीं यूज करूंगा, कुछ ऐसे जो आपको अटपटे लगे इस मीडिया के लिए, मगर हालात यही हैं। उधर राहुल टीम के एक बड़े नेता जयराम रमेश ने लिखा कि केंद्रीय गृह मंत्री विपक्ष पर लगातार हमले कर रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सब 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में हुई अपनी बेइज्जती की भरपाई के लिए कर रहे हैं, जब वो परिसीमन विधेयक को पास नहीं करवा पाए। उनके प्रलोभन ऐसे कई लोगों को आकर्षित कर रहे हैं जो सिर्फ 2 साल पहले मजबूत भाजपा विरोधी एजेंडे पर चुने गए थे और अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें दिए जा रहे लालच चौंकाने वाले हैं। गृहमंत्री पूरी तरह संकीर्ण कुटिल अभियान चला रहे हैं। यह अभियान तमाम तरह के संसाधनों से सुसज्जित और म्यूचुअल फंड उद्योग की तरह व्यक्तिगत जरूरतों के हिसाब से अलग अलग योजनाएं और उत्पाद पेश करता है। उनके नैतिक पतन की कोई सीमा नहीं है, इसीलिए लेकिन वो अपने अंतिम उद्देश्य में सफल नहीं होंगे। जाहिर तौर पर अब विपक्ष कह रहा है कि गृहमंत्री बहुत ही संकीर्ण और कुटिल अभियान चला रहे हैं जो तमाम तरह के संसाधनों से सुसज्जित है। मतलब सिर्फ डराकर, धमकाकर, खरीद और फरोख्त करके ये सब कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन कब तक। दरअसल बीजेपी बौखला कर ये सब क्यों कर रही है दोस्तों, इसके पीछे कुछ कारण है। दरअसल आपने देखा कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार लोकसभा में परिसीमन विधेयक लेकर आई थी, जिसका मकसद लोकसभा की सीटों की संख्या में लगभग 50% का इजाफा करना था और इसके तहत राज्य के खाते में मौजूदा लोकसभा सीट के मुकाबले लगभग 50% सीटें बढ़ानी थी। कहां पर? जहां पर बीजेपी को ज्यादा बड़ी जीत मिलती है, हिंद भाषी बेल्ट में, या जहां पर हिंदू मुसलमान वाली राजनीति को धार देने में कामयाब होती है बीजेपी, जहां पर बहुसंख्यकों का 30 से 35% वर्ग उछल उछल करके अपने जाहिलपन और गवारपन में एक मुश्तोड़ डालता है बिना सोचे समझे। तो इनका प्लान था कि हम उन जगहों पर, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें, उसको 160 डायरेक्ट कर दिया, मान लीजिए, या 1.5 गुना बना दिया या 50% किया, तो फिर 4-5 राज्यों से बीजेपी जीत जाती। मगर ऐसा होने नहीं दिया इंडिया गठबंधन ने। अब इस विधेयक को संसद में पास करवाने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी, लेकिन विपक्ष को पता था कि सरकार के पास इस बिल को पास कराने लायक 2/3 सांसद नहीं है। इस बिल के खिलाफ वोटिंग करके उसे गिराया। अब दोस्तों, शाह वो तमतमाए हुए हैं तब से कि मुझे जब तक वो संसद के भीतर उस विधेयक को मैं पारित नहीं करा लेता 2/3 सांसदों को इकट्ठा करके, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और दरअसल वही राजा की जान तोते में अटकी हुई है और इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा कि परिसीमन बिल पास ना होना दरअसल एक बेइज्जती लग रही है शाह को और मोदी को, क्योंकि उसी में तो उनकी सत्ता बचे रहने और सत्ता आने का पूरा राज छिपा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आगे क्या, ये देश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को किस तौर पर कुचल रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।